हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरी पूरी अपनी पढ़ाई पे मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। आज डेट क्या है? आज डेट है 21 मार्च। तो 21 मार्च को हमारे इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन सबके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 21 मार्च को जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे यहाँ पे हुई थी हम उन सबके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे देश के अंदर। देखिए आज ना बहुत कम घटनाएं मिली है मुझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ घटनाएं तो ऐसी थी जिनके बारे में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं पहले। ठीक है, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जैसे दलाई लामा वाली घटना थी। दलाई लामा जो है इंडिया में कब आए उसके बारे में थी ना। इंडिया में जब उन्होंने लेटर लिखा था, उन्होंने जब लेटर लिखा, किसको लिखा? जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा था। किसने? दलाई लामा ने। वो 21 मार्च को लिखा था। तो उसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए मैंने उसको दोबारा दोबारा रिपीट करने के लिए यहाँ पे डाला नहीं है। ओके, इसलिए आपको थोड़ा सा मेंशन कर दिया। वहां पे जाके जो मैंने पहले कराया था उसको 17 तारीख को कराया था, 17 मार्च को। अब वहां के जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो और आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने जो नई नई घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन्हीं को यहाँ पे डाला है। तो दो ही घटनाएं मुझे ऐसी मिली हैं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं हमारे देश के अंदर कौन कौन सी आज के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं। पहली देखते हैं। पहली कब की देखेंगे? पहला हम देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में एक घटना है ना। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बारे में एक घटना है। 21 मार्च 1791 1791 को क्या हुआ? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर बेंगलोर पर कब्जा किया। तो अंग्रेजों ने आज के दिन क्या किया था? टीपू सुल्तान को हरा के अंग्रेजों ने आज के दिन बेंगलोर, जो बेंगलोर शहर है आपका, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, उस पे कब्जा किया था। आज के दिन इसको बेंगलुरु भी बोल देते हैं, वैसे नाम बेंगलोर है इसका। तो बेंगलोर पे आज के दिन कब्जा किया था 21 मार्च 1791 को। ठीक है, 91 को। अब इसके ऊपर हमला, मतलब इसको कब्जा कैसे कैसे किया? देखिए, अगर मैं आपको, ये राजा कहाँ के थे? जो टीपू सुल्तान थे, सुल्तान कहाँ के थे? ये थे मैसूर राज्य के। कहाँ के? मैसूर राज्य के सुल्तान थे। मैसूर कहाँ पे है? अगर आज के समय की मैं बात करूं तो आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका, तेलंगाना वाला इलाका, नीचे तमिलनाडु का भी कुछ इलाका, इधर महाराष्ट्र कर्नाटका का भी बहुत सारा इलाका इसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर? मैसूर के अंदर। देखिए, मैसूर जब अपने एक्सटेंड पे था तो पूरा कर्नाटका और बहुत सारा एरिया महाराष्ट्र का उसके अंदर आता था। पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी एरिया और तमिलनाडु का भी बहुत सारा एरिया इसके अंदर आता था। ठीक है, किसके अंदर? मैसूर राज्य के अंदर। जो मैसूर राज्य था, इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी हैदर अली ने। किसने? हैदर अली ने इसकी स्थापना करी थी, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता। तो देखिए, अंग्रेजों और हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान या फिर मैसूर की बात कर लेते हैं। जो अंग्रेज और मैसूर की बात करें तो इनके बीच में टोटल 4 लड़ाई हुई है। ठीक है, मैसूर का जो भी राजा हो और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, 4 लड़ाई हुई है, जिनके नाम क्या है? देखिए, पहली लड़ाई है आपकी एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट, फिर दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड, फिर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड, और फिर एंग्लो मैसूर वॉर फोर्थ। ये 4 लड़ाई हुई है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये जो ऊपर वाली 2 लड़ाई है, ये जो ऊपर वाली 2 लड़ाई है, ये किसके साथ हुई है? जब हैदर अली राजा थे। जब हैदर अली राजा थे उस समय पे अंग्रेज और हैदर अली बोल दो या फिर मैसूर के बीच में ये पहली वाली 2 लड़ाई हुई थी। दूसरी वाली दो लड़ाई हुई थी जब टीपू सुल्तान राजा थे। जब टीपू सुल्तान राजा थे उस समय पे दूसरी वाली दोनों लड़ाई हुई थी। ठीक है, हालांकि टीपू सुल्तान इन लड़ाइयों में भी थे, लेकिन जो राजा थे उस समय पे, जो सुल्तान थे मैसूर के, वो कौन थे? जो लीड कर रहे थे वो हैदर अली थे। हैदर अली की जो मृत्यु है ना, उनकी डेथ हुई थी, वो इस वाली वॉर, दूसरी वाली जो लड़ाई थी इसके दौरान ही हुई थी। अगर इनके सालों की बात करें, कौन से साल में कौन सी हुई है, तो पहली देखते हैं। पहली हुई है 1766, 66 से लेके 1769 तक। पहली हुई है 66 से लेके 69 तक, 1766 से लेके 1769 तक। दूसरी हुई है आपकी 1782 से लेके 1780 से लेके 1784 तक। ये हुई है आपकी कौन सी? ये हुई है आपकी दूसरी। थर्ड वाली की बात करें तो 1789 से लेके 92 तक। थर्ड वाली हुई है आपकी 1789 से लेके 92 तक। और फोर्थ वाली की बात करें अगर, तो फोर्थ वाली हुई है आपकी 1798 से लेके 99 तक। 1798 से लेके 99 तक। अच्छा, ये आपको दिख भी रहा है?
मैंने ज्यादा इधर लिख दिया हो, नहीं दिख रहा है। तो ये जो 4 लड़ाई है ये किस किस के बीच में हुई है? अंग्रेजों में। जहां पे भी एंग्लो लिखा आ गया ना, एंग्लो का मतलब क्या है? एंग्लो का मतलब यहां पे अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, ठीक है। जैसे एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ये एंग्लो मैसूर वॉर, ये किसके बीच में हुई? एंग्लो और जो मैसूर किंगडम था, मैसूर राज्य था, उसके बीच में हुई। फिर उसके बाद एंग्लो सिख वॉर, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये किस किस के बीच में हुई? अंग्रेजों और सिखों के बीच, सिख एम्पायर जो था उसके बीच में हुई। ये भी 4 लड़ाई थी, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एंग्लो मराठा के बारे में शायद अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। बाकी इनके बारे में डिटेल से डिस्कस तो हम करेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अब हम इस वाली घटना के बारे में पढ़ते हैं जो आज के दिन हुई थी। बेंगलोर पे जो कब्जा हुआ था, ये कब हुआ था? देखिए, बेंगलोर पे कब्जा हुआ था तीसरी वाली लड़ाई के दौरान, 89 से 92 के बीच में। कब हुआ था? 91 में, 1791 में हुआ था। तो इस वाली लड़ाई के दौरान बेंगलोर पे क्या हुआ था? कब्जा हुआ था। किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की जो वो थी पूरी सेना थी उसको हराया था। हालांकि ये कैपिटल नहीं थी उस समय पे, जो बेंगलोर थी कैपिटल नहीं थी। कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी कैपिटल? कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। तो अभी जो है पूरी तरह से हारी नहीं है मैसूर की जो सेना है। अभी जो उसका एक शहर है, कौन सा? बेंगलोर, इसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया है, ठीक है। इसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया है। किस दिन किया था? 21 मार्च 1791 या 1791 में, ठीक है। अंग्रेजों ने आज के दिन क्या किया था? इसके ऊपर कब्जा किया था, टीपू सुल्तान की सेना को हरा के। समझ गए आप? अगर इससे वॉर के जो ये लड़ाई है आपकी तीसरी वाली, इसके एंड की बात करें, मतलब जो ये लड़ाई खत्म हुई थी, तो इसको कौन हारा था? टीपू सुल्तान हारा। देखिए, पहले वाले में हैदर अली जीत गए थे, ठीक है। दूसरे वाले में हार गए थे, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। एक्चुअली इनको कैंसर था, तो इनकी लड़ाई के बीच में मृत्यु हो गई थी। फिर इसकी जो कमान संभाली थी इनके बेटे टीपू सुल्तान ने संभाली थी, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो लड़ाई हुई टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, इसमें टीपू सुल्तान हार गए थे। और चौथी हुई, चौथी के बाद तो बिल्कुल ही हार गए थे, है ना। उसके बाद तो मैसूर किंगडम ही खत्म हो गया था, ठीक है। मतलब अंग्रेजों के अंदर आ गया था। ये जो हैदर अली और टीपू सुल्तान चल रहे थे, इनका खत्म हो गया था, ठीक है। समझ गया आप? तो चौथी में तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था। देखिए, अंग्रेजों का साथ किस किस ने दिया था ये भी जानिए। देखो, जो मैंने आपको मैसूर वाला इलाका बताया, जो मैंने आपको मैसूर वाला इलाका बताया, कौन सा इलाका बताया मैसूर वाला? मैंने बताया आपका साउथ में, इधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला, है ना। नीचे तमिलनाडु से भी ले लिया थोड़ा सा, इधर कर्नाटका से भी ले लिया, पूरा कर्नाटका केरला का थोड़ा बहुत इलाका, ऊपर महाराष्ट्र से भी ले लिया। तो अगर इनके आसपास के राज्य देखो, क्योंकि जो पड़ोसी होगा वो भी दुश्मन होता ही है। ज्यादातर जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज्यादातर टाइम दुश्मन ही होता है, कभी कभी होगा जो दोस्त होगा। तो इसके आसपास जो मैसूर किंगडम है, जो मैंने जगह बताई, इसके आसपास और कौन कौन से राज्य थे? ऊपर आपके मराठा, महाराष्ट्र में आ जाते थे, मराठा किंगडम था, मराठा राज्य था ऊपर। इधर तमिलनाडु की साइड जो आपका हैदराबाद का निजाम था वो था, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में आता है, तो वहां का जो निजाम था वो था, है ना। ऊपर से अंग्रेज थे। ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे। तीनों कौन कौन? अंग्रेज आपके प्लस मराठा प्लस निजाम, किससे लड़ रहे थे? वर्सेस जो आपका मैसूर का जो भी किंगडम, जो भी राजा होगा, ये तीनों मिलके इसके साथ लड़ रहे थे, ठीक है। ये तीनों मिलके इसके साथ लड़ रहे थे। अगर मैं इस लड़ाई के एंड की बात करूं तो देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हर एक लड़ाई जब शुरू होगी तो उससे पहले क्या बात होगी, क्या क्या बात होगी कि लड़ाई शुरू क्यों हुई रही है और कौन कौन किसकी तरफ है, ठीक है। पहली बात हुआ करेगी। दूसरी बात, लड़ाई के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन मरा, कौन कौन जिया, कहां कहां लड़ाई हुई, कहां कहां चली, कितनी लंबी चली, ठीक है। तो तीसरी बात क्या होगी कि एंड में लड़ाई कौन जीता कौन हारा। और चौथी बात क्या होगी कि लड़ाई के बाद कौन सी जो समझौता साइन हुआ, कौन सा साइन हुआ, ठीक है। जो भी संधि साइन होगी, तो हर लड़ाई के बाद संधि साइन होती है, तो कौन सी संधि साइन हुई, उस संधि के साइन होने के बाद कौन सा इलाका किसके पास चला गया, है ना। कितना इलाका जिससे लड़ाई हुई है उसके पास रह गया, जो जीत गया उसके पास कितना रह गया, फिर क्या क्या और शर्तें उसमें लिखी हुई थी। जैसे मैं बात करूं, अगर जब ये तीसरी वाली लड़ाई जो है हैदर अली नहीं, टीपू सुल्तान हार गए थे, जिसमें बेंगलोर को भी हारे थे। उसके बाद ये और थोड़ी लंबी चली, और उसके बाद क्या, श्रीरंगपट्टनम जो इनकी राजधानी थी, जो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, इसको हार गए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, जो इसको हारने के बाद संधि साइन हुई, जो संधि पे जिसपे हस्ताक्षर हुए, उसको कहते हैं किसकी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, या फिर इंग्लिश में बोलो तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए वही 3-4 शर्त तो हमेशा होती है। क्या क्या? पहली शर्त कि अपनी जो सेना है इसको आप कम से कम करोगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या होती है? देखिए एक चीज और मैं बताना भूल गया, हाँ, जो मैसूर का ये था ना राज्य है,
ये एक और विदेशी सेना थी जिसकी मदद लिया करता था, जिससे बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन में था, जिसके साथ इसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। कौन सी? फ्रांस। ये जो फ्रांस वाली फोर्सेस थी ना, इनका अंग्रेजों से दुश्मनी थी। जो फ्रांस वाली थी, इनके अंग्रेजों से परेशानी चल रही थी। जब हम कार्नेटिक वॉर पढ़ेंगे, एंग्लो कार्नेटिक वॉर पढ़ेंगे ना, हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एंग्लो कार्नेटिक वॉर पढ़ेंगे। कार्नेटिक एक जगह है जो भी साउथ में पड़ती है, ठीक है। तो ये लड़ाई जो हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। ये जो कार्नेटिक वॉर होगी उसमें आपको पता चलेगा कि इनके बीच में क्यों दुश्मनी थी। खाली भारत में दुश्मनी नहीं थी इनके बीच में, जहां ये देश खुद है, फ्रांस और जो आपका अमेरिका है, यूरोप में पड़ते हैं, वहां भी थी। कहीं और ऐसी जगह थी जैसे अमेरिका था, वहां पे इन दोनों के अलग अलग जगह इन्होंने कब्जा रखी थी, वहां पे, है ना। जहां भी इन दोनों ने अलग अलग जगह कब्जा रखी थी, एक जगह पे ना, वहां इनके बीच में लड़ाई थी। और ये जो जहां पे जब कार्नेटिक लड़ाई चलती थी ना, तो भारत में भी चलती थी और जगह भी, सब जगह चलती थी कार्नेटिक। उसका नाम अलग अलग होते थे, लेकिन समय पे एक ही पे चलती थी। थोड़ा बहुत फर्क होता था समय का, समझ रहे आप। तो इनका साथ फ्रांस भी देते थे। हालांकि ये कभी डायरेक्टली लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन इनकी मदद पीछे से बहुत करते थे। नए नए तरह के हथियार बनाना सिखाना, ये सब। जैसे जो तीसरी लड़ाई हुई थी ना, इसमें टीपू सुल्तान ने रॉकेट का भी इस्तेमाल किया था। अंग्रेजी सेना के खिलाफ रॉकेट का भी इस्तेमाल किया था। तो वो इनको किसने बनाना सिखाया था? फ्रांस की सेना ने, समझ रहे हो आप। तो फ्रांस की सेना इनका साथ दिया करती थी। डायरेक्टली कभी लड़ाई में लड़ने नहीं आती थी, लेकिन पीछे से बहुत साथ दिया करती थी। चलिए, वो हो गया बात कौन कौन किसके साथ था, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको। जो ट्रीटी साइन होती है ना, जो संधि साइन होती है हारने के बाद, जैसे यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जब हार गए कौन? टीपू सुल्तान हार गए अपना ये तीसरी वाली लड़ाई, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई साइन, है ना, या फिर आप बोल दो श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन हुई, उस पर हस्ताक्षर हुए। तो पहली शर्त देखो हमेशा क्या होती है कि अपनी जो सेना है इसको तुम्हें कम से कम करना होगा। पहली शर्त कोई भी संधि होगी, पहली शर्त उसकी यही होगी। दूसरी शर्त क्या होगी? कुछ ना कुछ पैसे मांगे जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे मांगे जाएंगे। जैसे इसमें 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। अब ये पैसे किस लिए मांगे गए थे? ये पैसे मांगे किस लिए जाते हैं? ये बोला जाता है, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या बोला? अंग्रेजों ने यहाँ पे बोला कि देखो हमारी, तुमने लड़ाई शुरू करी या हमने लड़ाई शुरू करी, हम जीत गए, तो जो हमारा नुकसान हुआ उसके पैसे दो हमें, ठीक है। चाहे हमने शुरू करी हो तो तुमने शुरू करी हो, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है उसके पैसे दे दो हमें। तो अंग्रेजों ने 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी। जैसे जब मैंने आपको सिख की लड़ाई बताई थी, एंग्लो सिख लड़ाई बताई थी मैंने आपको, तो इनको 1 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। जब ये 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाए थे, तो फिर जो डोगरा राजा कश्मीर का था, उसने फिर 1 करोड़ 75 लाख रुपए देके कश्मीर को ले लिया था, कश्मीर को अलग बना लिया था अपना राज्य, समझ रहे हो। ऐसे ही 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, डिमांड करी गई थी, ठीक है। और भी 2-3 शर्तें कि इस बॉर्डर से बाहर नहीं चलोगे, ये तुम्हारा बॉर्डर हो गया, इससे बाहर नहीं चलोगे। जो ये मैसूर वाला उस समय पे बहुत बड़ा राज्य था, है ना, अपनी पीक पे था, है ना, इस समय पे अपनी पीक पे था, मतलब बहुत ऊपर था। जो आपका मैसूर का राज्य था बहुत ऊपर था। तो जो तीसरी शर्त थी क्या रखी? मैसूर जो है उसके छोटे छोटे हिस्से करके अलग अलग बांट दिए। जैसे कुछ हिस्सा निजाम को दे दिया, बहुत छोटा सा हिस्सा निजाम को मिला था, बहुत छोटा सा मैसूर उसको मराठा को मिला था, और अंग्रेज ने बहुत बड़ा बड़ा एरिया ले लिया था, ठीक है। देखो अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़वा के, और बहुत ज्यादा फायदा उठाया। एक पॉलिसी थी इनकी, कौन सी? डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब, डिवाइड मतलब अलग करो, और फिर जब अलग हो जाए, जब जैसे बहुत बड़ी जगह है ना, इसको अलग अलग तोड़ दो, ये रहा, इसको डिवाइड कर लो। ये अलग अलग तोड़ दिया, तो पहले अब इस पे हमला करके इसको जीत लो, फिर इस पे हमला करके इसको जीत लो, फिर इस पे हमला करके इसको जीत लो, इस पे हमला करके इसको, और इस पे हमला करके इसको। तो पहले इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करो, और फिर इनको धीरे धीरे करके जीतना शुरू कर दो, ठीक है। ये होती है डिवाइड एंड कॉन्कर। पहले डिवाइड करो, कॉन्कर का मतलब जीतना, ठीक है। तो ये वाली पॉलिसी अंग्रेजों ने हर जगह अपनाई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मराठा और निजाम को अलग कर दिया। अगर ये इसके साथ लड़ते, टीपू सुल्तान या हैदर अली के साथ लड़ते, तो क्या होता? अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेते, पहले अंग्रेजों को हरा लेते, तो अंग्रेज यहीं पे आगे नहीं बढ़ पाते, समझ रहे हो आप, यहीं पे आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। तो इनको तो है बहुत छोटी छोटी जगह मिली। उसके बाद जब अंग्रेज, अभी तो यहाँ मराठा किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ है। इसके बाद क्या है? ये होगी जब आपकी एंग्लो मराठा वॉर होगी, एंग्लो मराठा लड़ाई होगी, तो मराठा से भी तो सब कुछ छीन लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, है ना। मराठाओं से भी सब कुछ छीन जाएगा। तो बाद में जब छीनना ही है, फिर भी आप लड़ रहे हो, आपको पता कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी लड़ रहे हो, पर चलो ठीक है, वो जो उस समय उनकी समझ में आया होगा, हो गया, ठीक है। तो मैंने कौन कौन शर्त बताई? 5 करोड़ रुपए, अपनी सेना कम से कम करो, जो जगह थी मैसूर, जो जगह थी उसको कई सारे हिस्सों में बांट लिया, कुछ निजाम ने ले लिया, कुछ मराठाओं ने ले लिया, कुछ अंग्रेजों ने ले लिया। फिर चौथी एक और क्या चीज करी? जो टीपू सुल्तान के 2 सबसे बड़े लड़के थे, इनके 4 बच्चे थे, टोटल 4 लड़के थे, 4 में से 2 को अंग्रेज ले गए थे, ठीक है। और क्या कहा था? जब तक ये तुम्हारी 5 करोड़ की
जब तक ये 5 करोड़ रुपए पूरे नहीं आ जाते, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, अभी भी बहुत बड़ी अमाउंट है 5 करोड़, तो जब तो सोचे कितनी बड़ी होती होगी। तो धीरे धीरे करके किस्तों में भेजनी थी किसको, टीपू सुल्तान को। तो जब ये पूरी आ जाएगी तुम्हारी 5 करोड़ रुपए, जब तुम्हारे जो बच्चे हैं वापस तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक किसकी तरह हो गया, ये एक तुम्हारा उसकी तरह हो गया एक, कि ये हमारे पास रहेंगे तो तुम्हें भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक शर्त बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसा समझ लो, मतलब कि ये उसकी तरह हो गया कि अब तो तुम्हें भेजने ही पड़ेंगे, मजबूरी की तरह हो गया टीपू सुल्तान की, कि अगर अपने बच्चे वापस चाहिए तो ये जो 5 करोड़ की जो किस्त आ रही है ये आती रहनी चाहिए लगातार। ठीक है, जब ये हो जाएंगी पूरी तो आपके बच्चे वापस भेज दिए जाएंगे। तो ये क्या था, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी, या फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये सारा हो गया किसके बारे में, ये हो गया जब अंग्रेजों ने किसको, बंगलौर को कब्जाया था। कब कब्जाया था, 21 मार्च 1791, 91, और टीपू सुल्तान को हरा के कब्जाया था। जो तीसरी मराठा लड़ाई मराठा नहीं, एंग्लो मैसूर वॉर, या फिर मैसूर और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई चल रही, तीसरा युद्ध चल रहा था। ठीक है, कब से कब तक हुआ था, 89 से 92 तक, जिसमें 91, 21 मार्च 91 में इसको कब्जा लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 21 मार्च 1961। यहां पे हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और देखिए, अगर आपने नहीं सुना ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो ये शहनाई बजाते थे, है ना। शहनाई एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाया जाता है। ठीक है, जैसे गिटार होता है ना, तबला होता है, ढोलक होती है, उसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, शहनाई। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, भारत के सबसे बड़े वादक थे। वादक मतलब जो बजाते हैं किसी भी चीज को, तो बजाने वाले कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ये बजाते थे शहनाई। ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 21 मार्च 1961, 21 मार्च 1961 को क्या हुआ, महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का आज के दिन जन्म हुआ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। तो जन्म दिवस देखें इनका तो क्या है, मतलब जीवन काल की बात करें तो 21 मार्च 1961 ये इनका जन्म है। ओके, ये इनका क्या है, ये इनका जन्म है। और मृत्यु कब हुई इनकी मृत्यु हुई 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हुई। किसकी, सरदार नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। ओके, उस्ताद क्या है, उस्ताद मतलब उपाधि की तरह होता है। ठीक है, उस्ताद जो है उस उपाधि की तरह होता है, म्यूजिकल फील्ड, डांस फील्ड में उस्ताद लगा देते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये होता है उपाधि की तरह, एक सम्मान देने के लिए ये सब लगाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया शहनाई बजाते थे। जो भारतीय शहनाई क्या है आपका, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो क्लासिकल म्यूजिक है इंडिया का, उसके अंदर आता है आपका शहनाई, उसके अंदर आता है। देखिए ये इतने फेमस थे जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो जो फंक्शन हुआ था उसमें इनको बुलाया गया था, इन्होंने शहनाई बजाई थी। और उसके बाद हर 15 अगस्त को इन्होंने शहनाई बजाई है। उसके बाद हर 15 अगस्त को इन्होंने लाल किले पे जाके, जहां पे झंडा फहरता है वहां पे, या फिर कोई भी प्रोग्राम कहीं भी हो रहा है, ठीक है, चाहे आपका प्रेसिडेंट हाउस में हो रहा है या प्रधानमंत्री ऑफिस जो होता है पीएमओ, वहां पे हो रहा है, हर जगह इन्होंने जो भी फंक्शन होता था उसमें 15 अगस्त को इन्होंने बजाई है शहनाई जाके, इतने ज्यादा फेमस है। ये देखिए बहुत सारे देशों में, जो आपका साउथ इंडिया है ना, सॉरी साउथ इंडिया नहीं, जो आपका साउथ एशिया है, जो साउथ एशिया है आपका, जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके तो सारे देशों में जाते ही थे, जैसे कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, नीचे आपका श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, इन सब देशों में तो बहुत ज्यादा फेमस थे ही थे ये। और आसपास के और जो देश हैं उनमें बहुत ज्यादा फेमस थे, इंडोनेशिया वगैरह इधर जो है, ये यूएसए वगैरह यूरोप के भी बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा फेमस थे, एंड यूके, मतलब वहां पे भी इन्होंने बहुत फंक्शन किए, वहां पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा फंक्शन किए, बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, अब इनका अवार्ड की बात कर लूं अगर मैं, इनको अवार्ड यहां दिख रहा है आपको नीचे, अभी तो बहुत जगह है। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें, पहले अवार्ड की बात करते हैं। पहला अवार्ड कौन सा लिखेंगे हम इनका, पहला अवार्ड है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, जो भारत के अंदर ये एक नेशनल अवार्ड की तरह आप मान सकते हो। जो भारत की नाटक ये जो अकेडमी अवार्ड होता है, जो इंडिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, उसकी तरह आप मान सकते हो। ठीक है, उसकी तरह आप एक मान सकते हो आप इसको। तो ये कब मिला इनको, 1956 में,
1956 में, ठीक है। उसके बाद इनको पद्मश्री भी मिला है। उसके बाद इनको कौन सा मिला है? पद्मश्री। ये कब मिला है इनको पद्मश्री? पद्मश्री इनको मिला है 1961 में। इसके बाद इनको पद्म भूषण भी मिला है। इसके बाद इनको पद्म भूषण भी मिला है। पद्म भूषण इनको कब मिला है? पद्म भूषण मिला है इनको 1968 में। इसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिला है। इसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिला है। ये कब मिला है? 1980 में। और इसके बाद इनको भारत रत्न भी मिला है। इसके बाद इनको भारत रत्न भी मिला है। ये कब मिला है? ये इनको मिला है 2001 में। तो देखिए मैंने आपको 4 अवार्ड बता रखे हैं जो भारत के नागरिक, जो भी आम आदमी होगा भारत को, जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं। सिविलियन मतलब आम आदमी जो होता है भारत में, जो सबसे बड़े अवार्ड उसको दिए जा सकते हैं, तो दिए जा सकते हैं सबसे बड़े अवार्ड। वो 4 अवार्ड कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये चारों का चारों इनको भारत रत्न जो 2001 में मिला है, पद्म विभूषण जो 1980 में मिला है 1980 में, पद्म भूषण जो 1968 में 1968 में मिला है, पद्मश्री जो 1961 में मिला है 1961 में मिला है। तो ये चारों जो सबसे बड़े अवार्ड हैं, जो चारों सबसे बड़े अवार्ड हैं किसी भी आम आदमी को भारत में दिए जा सकते हैं, चारों को चारों इनको मिले हुए हैं, ठीक है। चारों को चारों इनको मिले हुए हैं। तो आप समझ ही सकते हो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी होंगे, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी होंगे भारत की। तो इनको सारे के सारे अवार्ड मिले हैं। हर 15 अगस्त में इनको बुलाया गया है आपका क्या परफॉर्म करने के लिए। समझ सकते हो आप कितने बड़े वो होंगे, कितने बड़े सेलिब्रिटी बोल दो या फिर पर्सनैलिटी बोल सकते हो आप होंगे, ठीक है। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो खाली 2 ही न्यूज है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी, ठीक है। एक न्यूज और थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दलाई लामा वाली बता दी थी कि आज के दिन उन्होंने लेटर लिखा था किसको, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको लेटर लिखा था आज के दिन उन्होंने कि हम जो है यहाँ पे आ गए। पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन समझाई थी कि ऐसे ऐसे चाइना जो है हमारा जो तिब्बत जगह है उसको कब्जाना चाह रहा है, तो हमको शरण दे दो आप अपने यहाँ पे, ठीक है। ये लेटर में लिखा हुआ था। फिर प्रधानमंत्री जो उस टाइम पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने आसाम राइफल के कुछ ऑफिसर्स उन्होंने भेजे और फिर वो उनको हिंदुस्तान में लेके आ गए, ठीक है। लेकिन ये मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, कब? 17 मार्च को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वजह से मैंने उसको दोबारा नहीं डाला है, ठीक है। इसी वजह से मैंने उसको दोबारा नहीं डाला। अगर कुछ अलग होता तो मैं जरूर डालता, लेकिन ये पूरा कुछ मैंने उस दिन डिस्कस किया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं डाला है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखें और देख के सीधे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मान लीजिए मुझसे कुछ गलती हो गई तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो जो कल की वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी 22 मार्च की, उसमें मैं जो अगर कुछ गलती होगी तो उसको भी करेक्शन कर दूंगा, ताकि मान लीजिए आपको पता चल गया ये गलती हो गई सर से और आपने मुझे बता दिया और बाकी किसी को पता नहीं चला, किसी ने कमेंट नहीं पढ़ी या कुछ नहीं, तो उसको मैं जब वीडियो में बता दूंगा तो उसको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ओके, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन से मुझे वही पता चल जाएगा, मैं आपको वो भी समझा दूंगा कल की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया हो। तो फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।